नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड पे आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर एक धातु रोग पर अद्भुत चूर्ण, ये लिखा है धातु रोग पर अद्भुत चूर्ण। देखो, एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, हमारे दिल के अंदर है, वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे ये किताब है, बुक्स पुरानी, इस पे लेखक ने लिखा है कि धातु रोग पर अद्भुत चूर्ण। तो जिस समय इस चूर्ण को जिस वैद्य ने या रचयिता ने बनाया और उसके जब रिजल्ट आए तो उन्होंने वैसा का वैसा ही इसके अंदर लिख दिया। तो अब आप कल्पना कर लीजिए कि आज के वक्त से, आज के 100-150 साल पहले के वक्त में बहुत परिवर्तन हो गया। तो इस किताब का जो लेखक है वो तो आज है नहीं कहीं, तो उसको पूछें कि भाई आज हमारे को ये परेशानी आती है, लेकिन उसने तो उस वक्त जो गुण देखे वो इसमें दर्ज कर लिया। अब रहा सवाल कि देखो, मैं होम्योपैथिक को भी कमज़ोर नहीं आंकता कोई सूरत के अंदर, और आयुर्वेद को, चाहे वो घरेलू हो या चाहे कोई भी हो, उसको भी कमज़ोर नहीं आंकता। दोनों को तराजू के पलड़ों में रखता हूँ तो बराबर बैलेंस रहता है। होम्योपैथिक के अंदर एक तो आपको आसानी से दवा मिल जाती है, दूसरा आपको इतना परहेज का चक्कर नहीं, तीसरा गाय का दूध कहाँ से लाएं, कौन कढ़ाई के अंदर 1 किलो दूध को गर्म करके 3 पाव बनाएगा। आजकल टाइम पे देखो चाय मिल जाती है, वही बहुत होती है। अगर वो ठंडी हो गई तो फिर हिम्मत नहीं होती कि भाई दोबारा आप बना दे, बैठे रहो। ऐसा वक्त है, मैं गलत नहीं कहता। और इस वक्त के अंदर भी आयुर्वेद ने बहुत तरक्की की है। तरक्की की है जड़ी बूटियों के अंदर, आयुर्वेद ने बहुत तरक्की की है। और आपको ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो जैसे जटामांसी है, जैसे जवासा है, कांटे ही कांटे उसका आपको पाउडर मिल जाएगा। ऐसी मशीनें लग गई। इसी तरह जटामांसी है तो वो यूँ ऐसे आपको पंसारी देगा, जैसे घास दी है, उसका भी आपको बढ़िया पाउडर मिल जाएगा। और कायफल, उसका भी आपको पाउडर मिल जाएगा। जबकि कायफल को आप घर पे अगर ग्राइंड करेंगे तो आपको इतनी छींकें आएगी कि आपके घर वाले ही बाहर भाग जाएंगे। तो आयुर्वेद ने इन जड़ी बूटियों को साफ सफाई करके और इनके पाउडर बना करके और वो अपने अपने पैकेट के अंदर बेचती है, जिसकी जितनी साख है। अब इनके अंदर वो कहते हैं कि 1 मिनट में आपका समय लूँगा एक बात को बताने के लिए, आप नाराज़ नहीं होंगे मेरे से। एक बादशाह के यहाँ एक आदमी मुलाजिम था, तो उसको किसी भी ड्यूटी में लगा दो,
बाकी वो रिश्वत तो खाता ही खाता था। बादशाह ने विचार किया अपने मंत्रियों से कि ये आदमी तो ठीक है, इसको छोड़ भी नहीं सकते, और ये इसकी ड्यूटी कहीं भी लगा दो, ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है रिश्वत खाने का। ये कैसे बंद हो सकता है? तो एक मंत्री ने कहा कि हुजूर, कहाँ बोलो, कि आप इसकी ड्यूटी है घंटा की रस्सी पकड़ा के वहाँ बिठा दो। वहाँ कहाँ से रिश्वत आएगी, क्योंकि उसे तो वहीं बैठा रहना पड़ेगा, उसका खाना भी वहीं आएगा। तो उस वक़्त देखो घड़ियाँ नहीं थी, तो 1 बजती तो वो रस्सी खींच के 1 घंटा बजाता, 3 बजती तो 3 आवाज़ करता। अब रात दिन उसकी वहीं ड्यूटी लगी। वो सोचने लगा पट्टा, कभी यहाँ तो क्या रिश्वत कैसे खाएं, क्या करें। तो बादशाह एक नई बेगम लेके आए। तो रात को जब सब काम देख दिखा के बादशाह सोने जाते, नई नवेली दुल्हन के पास तो काफ़ी देर हो जाती, यानी कि 11 बज जाते ठंड के टाइम में, या 10 बज जाते। उनकी नई बेगम उनका इंतज़ार करते करते नींद आ जाती उसको। एक दिन उसकी बेगम ने सोचा कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालें कि शहंशाह जल्दी आए मेरे कमरे के अंदर। तो वो घंटा बजाने वाला बैठा था, तो वो उसके पास गई और एक असरफी उसके हाथ में दी कि तेरे को रोज़ एक असरफी दूंगी, कि मुझे क्या करना है आपके लिए बताओ। कि बस करना ये है कि 10 बजते ही 11 के घंटे लगा दो, ताकि बादशाह मेरे पास जल्दी पहुंच जाए। कि मैं करूँगा, ये बेईमानी का काम है, बाकी मेरे को ये कि मैं रोज़ दूँगी। तो जैसे वो 1 घंटा पहले ही आगे का वो लगा देता घंटा, तो बादशाह जा कर के 1 घंटा जल्दी पहुंच जाते। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि इस तरह का काम हो रहा है। तो मंत्री ने जाके बादशाह से कहा कि बादशाह, वो तो रोज़ एक असरफी आपकी बेगम से गटका लेता है। कहाँ कि इसका उपाय बताओ यार, इसको साले को ऐसी जगह लगाओ जो इसको रिश्वत देने वाला ही ना आए। तो उन्होंने विचार करके कहा कि ये जो बाहर की जो नावें आती है, मालवाहक नावें, पहले यही आवागमन के साधन थे समुद्र में। कोई 2-2 महीने में पहुंचते थे। जब ये अंग्रेज़ आए तो ये भी पानी के जहाज़ों में आते थे कि 2-2 महीने पहुंचते। आज आप और हम हैं ना, 10 मिनट सफ़र करते हैं तो बोर हो गए हैं, और ये इतनी दूर से अंग्रेज़ आकर के राज करके चले गए। खैर जाने दो इस बात को। तो कहा मंत्री ने कि इसकी ड्यूटी है समुद्र के किनारे लगा दो, वहाँ बिठा दो साले को, रोटी वहीं भेज देना इसकी खाने के, और इसको बोलो काम कि ये समुद्र में जो लहरें आती है उन लहरों की काउंटिंग करे, गिनती करे, और रोज़ रिकॉर्ड है हमारे पास पहुँचे कि आज 1000 लहरें आई या कल 2000 आई। पेन कागज़ दे दिए कि तुम्हारा ये काम। ठीक है, हमें तो काम करने से मतलब है भाई, तनख्वाह तो मिलती है, हम क्या करें, ठीक है, यहाँ खुले में बैठे हैं हम। तो वो लहरें जो उठती वो उनको लिखता जाता थे, 1, 2, 10, 20। इतने में एक छोटा मालवाहक जहाज आया, उसको रोक दिया, रुक जाओ।
अरे भाई, तुम रोकने वाले कौन हो? मेरे को ऐसा वैसा मत समझो। मेरी ड्यूटी है लहरों की गिनती करने की। यह फरमान बादशाह का, पढ़ो इसको। कहाँ, इसमें तो यही लिखा है। अब तुम्हारी नाव आ रही है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरे को बार बार गिनती करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, कर लो। अब आधी घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो नाव के अंदर जो मुख्य आदमी थे कि भाई अब तो हो गई होगी गिनती के, आज लहरें तेज है, गिनती में टाइम लगेगा, अभी 2-3 घंटे का और टाइम लगेगा। अब कितना नुकसान हो रहा है बताओ नाव वाले के अंदर। उसको माल खाली भी करना, वापस भी पहुंचना। तो उसके कर्मचारियों ने कहा कि ये आदमी कुछ न कुछ चाहता है, कि इसको कोई रिश्वत दो साले को ताकि जल्दी अपन यहाँ से। तो जाके कहा कि यार ऐसे तो मत करो, हम तुमको खुश कर देते हैं, तुम जल्दी गिन लो। कि जल्दी क्या, मैं तो बहुत जल्दी गिन लूँगा, मेरे को खुश करो। कब बोलो क्या चाहिए? कि ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए ये धरती माँ सदियों से सब कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो मेरे को ज़्यादा लालच नहीं, सिर्फ 2-2 असरफी दे दो और अपने नाव को ले जाओ, जाओ ठीक। तो उन्होंने 2 असरफी दी और अब रोज़ाना ही मतलब इस तरह से वो रिश्वत लेने लग गया। और कुछ दिनों के बाद बादशाह को पता चला कि अब क्या हालचाल है, का हुजूर वो तो अब इस तरह से रिश्वत ले रहा है। कब बुलाओ उसको। बुलाया, कह रहे तू उनसे क्यों असरफी लेता? का हुजूर मैं गलत नहीं लेता। वो खड़े क्यों नहीं रहते हैं 2-3-4 घंटा? मैं आपका काम करता हूँ, गिनती करता हूँ लहरों की, एक में भी फर्क आ जाए तो मेरी गलती हो जाएगी ना। कहाँ फर्क तो नहीं आना चाहिए। कि ये मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, क्या करें? तो मैं ये कुछ डालते हैं तो देखो, जब डाल ही देते हैं तो मैं ले लेता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि भाई इसकी तनख्वाह बढ़ा दो और इसकी जहाँ इच्छा हो जहाँ काम करो। तो आयुर्वेद के अंदर जो पिसी हुई दवाइयाँ आती है, तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था तो उन्होंने कर दी, लेकिन इसके अंदर कुछ बदमाश लोग घुस गए। तो एक तो जो जड़ी बूटियाँ पुरानी होती है तो उनको भी पीस डालते हैं, और जो बहुत कॉस्टली होती है जैसे रोमी मस्तंगी है, सालम पंजा है और है, तो वो हल्के से हल्का उसमें मिलावट करके और आपसे दुनिया भर के पैसे लेते हैं, इसलिए वो काम नहीं करती। वरना तरक्की तो आयुर्वेद ने खूब की है। और ये सब इतनी जड़ी बूटियाँ ला कर के घर के अंदर बनाना मतलब आसमान के तारे गिनने के बराबर है। इसलिए आप विश्वसनीय पंसारी से दवा लाएं और तैयार करें, या साबुत ला करके, जैसे भी हो। हाँ, तो मैं अब आपको नुस्खा बता रहा हूँ। देखो, बीच बीच में कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो बेईमानी करने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, होम्योपैथिक में इतनी गड़बड़ नहीं हो सकती, लेना आसान, सब काम आसान। आयुर्वेद के अंदर ये गड़बड़ें होती है। तो समस्त धातु रोग पर मैं एक आपको चूर्ण बताता हूँ।
जो स्वप्न दोष को भी ठीक करेगा, वीर्य का पतलापन को दूर करेगा और आपका टाइमिंग बढ़ाएगा, नपुंसकता दूर करेगा। तो इसका नाम है अद्भुत चूर्ण धातु रोग पर। अब आप लिखिए छुहारे 18 तोला, रूमी मस्तंगी 1 तोला, सफ़ेद मूसली 1 तोला। इन सबको महीन पीस करके 23 तोला मिश्री मिला दें। देखो कितना अद्भुत नुस्खा, थोड़ा ध्यान दो। 18 तोला तो छुआरे हो गए, 18 और रूमे मस्तंगी 1 तोला 19 तोला, और सफ़ेद मूसली 1 तोला तो 20 तोला। 20 तोला के अंदर 20 तोला ही मिश्री मान लो, बराबर मिश्री, तो 20 20 40 से 45 तोला हुई। तो 45 तोला की ये कहते हैं कि सबको मिला करके और सबकी 13 खुराक बांधें। अब बोलो बाप रे बाप, तो 13 खुराक मतलब 3 तोला की 1 खुराक हुई। 3 तोला का मतलब ये हुआ कि 30 ग्राम की 1 खुराक हुई। तो आपको ये चूर्ण 1 चम्मच नहीं, 1 चम्मच लिया, गाय का दूध पिया, फिर 1 चम्मच लिया, गाय का दूध पिया, फिर 1 चम्मच लिया, तो 30 ग्राम मतलब आपको लेना है। तो उस वक़्त के लोगों के स्टेमिना भी ऐसे ही होते थे। तो आप इसको है जो मैं बता रहा हूँ उससे आधा कर देना, हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसको एक बार और बोल देता हूँ। छुहारे 18 तोला, रूमी मस्तंगी 1 तोला और सफ़ेद मूसली 1 तोला। ये जितना होता है वो पाउडर बना के रख लें और 23 तोला इसमें मिश्री मिला दें और इसके 13 पुड़िया लिखें, जहाँ आप 15-20 पुड़िया बना लें। और रात को सोते समय 1 पाव 30 ग्राम 20 ग्राम जो भी है आप मुंह में डाल करके, और गाय का गर्मा गर्म दूध जो शेर भर का 3 पाव रह गया हो पीवें। देखो दूध तो आपको 1 पाव पीना है, लेकिन दूध को रड़ा करके पीना है। तो रड़ाने का मतलब जैसे 1 शेर दूध होता है तो उसको रड़ाते जैसे 3 पाव रह जाता है, तो इस तरह से उसको गर्म करें ताकि वो दूध ज़्यादा हो जाए। तो ये पीवें। तो ये लिखते हैं कि वीर्य अत्यंत गाढ़ा हो, खटाई खारी चीज बादी की इनका और स्त्री का परहेज करें, यानी कि ब्रह्मचर्य का परहेज करें। ये वीर्य को निर्दोष करने के लिए अव्वल दर्जे का नुस्खा है, अव्वल दर्जा, जो अनेक बार तजुर्बे में आ चुका है अथवा आ चुका है। बस ये इतना सा नुस्खा है, इसको आप 21 से 31 दिन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके साथ ही एक नुस्खा और देता हूँ। शीरस के बीज और फलास के बीज दोनों को बराबर लेकर पीस लेवें, चूर्ण बना लेवें। अब जितना चूर्ण है उतने ही वजन की उसमें मिश्री मिला लें या बूरा शक्कर मिला लें, और रोज़ 1 तोला गाय के पाव भर दूध के साथ खावे। तो ये लिखते हैं धातु बहुत गाढ़ी हो अथवा ये नुस्खा यहीं ख़त्म हो गया। देखो कितना सरल है। अब मैं इसको एक बार और बोल देता हूँ।
ये पुरानी बुक से पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। शीरस के बीज और फलास के बीज दो ही चीज़ है। इन दोनों को बराबर लेकर के पाउडर बना लें और जितना पाउडर है उतनी मिश्री मिला लें और 10 ग्राम रोज गाय के दूध से आप 7-7 ग्राम दोनों टाइम ले लें, एक पाव दूध। तो ये लिखते हैं कि धातु बहुत गाढ़ी हो जाती है। ये नुस्खा मैंने दिया। अगर ये आपको बहुत सरल है, इसको भी आप कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आंवला की बकली, हरड़ की बकली, बहेड़ा की बकली, बबूल के फूल, हल्दी, छोटी दूधी, ये सब बराबर लेकर पीस छान कर चूरन बनाकर सबके बराबर मिश्री मिलाकर 1 तोला गाय के पाव भर दूध के साथ खावे तो धातु के सर्व रोग दूर हों और दस्त साफ होवे और भूख बढ़े। नुस्खा ये भी कमज़ोर नहीं है, मैं एक बार और बोल देता हूँ। अब ये तो इनकी लैंग्वेज है। त्रिफला ले ले, मैं आप बकली पकली को छोड़ो एक। हाँ, इसमें लिखा है आंवला, हरड़ और बहेड़ा, यानी कि त्रिफला आप लेवें। तो आप त्रिफला लेवें 200 ग्राम। अब बबूल के फूल, हल्दी और छोटी दूधी, ये सब बराबर मात्रा में लेकर के इन सबको एक करके पीस छान करके और इसके अंदर इनके जितना वज़न है उतनी मिश्री मिला करके भरने में रख देवें। 1 तोला सुबह, यानी कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को पाव भर गाय के दूध के साथ खाए तो ये लिखते हैं कि धातु के सर्व रोग दूर हों, दस्त साफ होवे और भूख बढ़ती है। अथवा अब मैं क्या करूं, एक नुस्खा और है, मैं दे देता हूँ। हाँ, क्या करूँ मैं। हाँ, अब एक नुस्खा और, कच्चा सिंगाड़ा। अब कच्चा सिंगाड़ा भी आता है, जहाँ आता है वहीं वो लोग लाभ उठाएंगे। कच्चा सिंगाड़ा, ढाका गोंद, समुद्र सॉस, बीज बंद, सेमल का गूंद, बबूल का गोंद, ताल मखाना, गोखरू, कोंच के बीज, धनिया, मैदा, लकड़ी, इसबगोल की भूसी, ये सब 2-2 तोले और काहू के बीज 6 तोले, मिश्री 15 तोले, इनको कूट पीट करके पाउडर बना लें और वही 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को पीवें तो ये लिखते हैं धातु के सर्व रोग नाश हों। मतलब कोई रोग बाकी नहीं रहेगा, सब होगा। नुस्खा ये भी बहुत बढ़िया है, शरीर मोटा और ताकतवर होवे। इसको एक बार और बोल देता हूँ। अब देखो, कच्चा सिंगाड़ा लिखा है ना, तो आप कच्चे की जगह सूखा ले लें। मैं भी कच्चा सिंगाड़ा, ढाक का गोंद, समुद्र सॉस और बीज बंद, सेमल का गोंद और बबूल का गोंद, ताल मखाना, गोखरू, कोंच के बीज, धनिया, मैदा, लकड़ी, इसबगोल की भूसी, ये सारी चीज़ें 2-2 तोला और काहू के बीज 6 तोला, मिश्री 15 तोला, इनको कूट पीट के और ये बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को टिका लें, ऊपर गाय का दूध पी लें तो ये लिखते हैं कि शरीर मोटा और ताकतवर होता है और धातु के सर्व रोग नाश होते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको लाइक ज़रूर करना है। अरे कम से कम मेरी मेहनत को तो देखो, मैं आपके लिए कितना कर रहा हूँ। आपको तो खाली वीडियो लाइक करो, जो मेरा भी काम चलता रहे।